20 अक्टूबर 2020 को नासा के एस्ट्रॉयड सैंपलिंग मिशन ओसिरिस रेक्स ने पहली बार हमारी धरती से करीब 321 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद बीनू एस्ट्रॉयड के सरफेस को टच कर उसके सैंपल्स को इकट्ठा करने में सफलता हासिल की। यह पहली बार था जब नासा का कोई मिशन किसी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड पर जाकर वहां से उसके सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा था। वर्तमान समय में ये स्पेसक्राफ्ट इन सैंपल्स के साथ वापस हमारे धरती पर आ चुका है। पर आखिर नासा क्यों इस नियर अर्थ एस्ट्रॉयड के कुछ ग्राम सैंपल्स के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका है, जो कि भविष्य में हमारे पृथ्वी से टकरा सकता है? और आखिर कैसे इस एस्ट्रॉयड सैंपल्स का अध्ययन कर वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल के निर्माण और हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की पहेली को सुलझा सकते हैं? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओसिरिस रेक्स नासा के महत्वाकांक्षी न्यू प्रोटीन्स प्रोग्राम का तीसरा प्लेनेटरी साइंस मिशन है। इससे पहले इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2006 में न्यू होरिजन्स और 2011 में जूनो जैसे मिशनों को लॉन्च किया जा चुका है। ओसिरिस रेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य बीनू नाम के एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड का करीबी से अध्ययन कर उसके सरफेस से डस्ट और रॉक्स के सैंपल्स को इकट्ठा करना और उसे सफलतापूर्वक वापस धरती पर लाना है। पर यहाँ एक सवाल ये है कि नासा ने हमारे सौरमंडल में मौजूद लाखों एस्ट्रॉयड में से आखिर बीनू को ही क्यों सैंपल कलेक्शन और अध्ययन के लिए चुना? हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे धरती से करीब 321 मिलियन किलोमीटर दूर इस नियर अर्थ एस्ट्रॉयड के बारे में करीबी से जानना होगा। बीनू एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल में मौजूद लाखों एस्ट्रॉयड में से एक है, पर यह एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल में मौजूद ऐसे एस्ट्रॉयड होते हैं जो कि 1.3 AU या उससे कम दूरी से हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में इन्हें पोटेंटली हैजर्डस ऑब्जेक्ट्स माना जाता है, जो कि अपने ऑर्बिट के दौरान हमारे धरती के बेहद ही पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका हमारे धरती से टकराने का खतरा बना रहता है। बीनू ऐसा ही एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसकी खोज नियर अर्थ रिसर्च टीम द्वारा 1999 में की गई थी। बीनू एक बी टाइप्स कार्बन रिच एस्ट्रॉयड है जो कि मुख्य रूप से कार्बन और दूसरे मिनरल से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक बेहद ही लो डेंसिटी एस्ट्रॉयड है जिसका करीब 60% हिस्सा एम्प्टी स्पेस है, यानी कि यह एस्ट्रॉयड अंदर से खोखला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एस्ट्रॉयड का निर्माण आज से 4.6 बिलियन सालों पहले मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में हुआ था। पर दूसरे ग्रहों और एस्ट्रॉयड के ग्रेविटेशनल टक के कारण कई लाखों सालों के दौरान इसका पथ चेंज होकर हमारी धरती के करीब हो गया और वर्तमान समय में सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स और सनलाइट के कारण हर साल ये एस्ट्रॉयड करीब 300 मीटर हमारे सूरज की ओर खिसकते जा रहा है। बीनू एस्ट्रॉयड हर 6 सालों में धरती के करीब से होकर गुजरता है। ऐसे में उनका अनुमान है कि आज से सैकड़ों सालों बाद सन 2175 से 2199 के दौरान यह एस्ट्रॉयड हमारे धरती के सबसे करीब से होकर गुजरेगा और इस दौरान इस एस्ट्रॉयड के हमारे धरती से टकराने के 2700 में से एक संभावना है। इस एस्ट्रॉयड के बारे में सबसे खास बात यह है कि अपने निर्माण के बाद इस एस्ट्रॉयड के ओवरऑल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में पिछले कई बिलियन सालों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जिसका अर्थ यह है कि इसके सरफेस में मौजूद केमिकल डस्ट और रॉक्स हमारे सौरमंडल के जन्म के समय जितने ही पुराने हैं। यानी आप इस एस्ट्रॉयड को स्पेस में मौजूद एक टाइम कैप्सूल भी कह सकते हैं, जो कि हमें हमारे सौरमंडल के निर्माण के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि धरती के शुरुआती दिनों में बीनू जैसे कई एस्ट्रॉयड धरती से टकराए थे, जिन्होंने हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी वाटर और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल को लाने का काम किया था। ऐसे में वैज्ञानिक बीनू एस्ट्रॉयड के सैंपल्स का अध्ययन कर हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े हुए कई रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं।
साथ ही वैज्ञानिक इस तरह के नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स के कंपोजिशन और उसके ट्रेजेक्टरी का करीबी से अध्ययन कर ऐसे एस्टेरॉयड्स की पहचान कर सकते हैं जिनसे भविष्य में हमारी धरती को कोई खतरा हो सकता है। ये सभी वो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से नासा ने अपने महत्वाकांक्षी एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन के लिए हमारी धरती से करीब 321 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद इस एस्टेरॉयड को अपने मिशन के लिए चुना। ओज़रिस रेक्स मिशन को 8 सितंबर 2016 में फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद कई मैन्यूवर्स, ग्रेविटी असिस्ट और ट्रेजेक्टरी करेक्शन के बाद इसने एस्टेरॉयड बीनू का अपना सफर शुरू किया। करीब 2 सालों तक 319 मिलियन किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अगस्त 2018 में स्पेसक्राफ्ट को पहली बार बीनू एस्टेरॉयड की झलक दिखाई दी और फिर इसने अपने अप्रोच फेज की शुरुआत की। इस फेज के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार बीनू की तस्वीरें ली और फिर इसके शेप, ऑर्बिट व ट्रेजेक्टरी का अध्ययन किया, जिसके कुछ महीनों के बाद दिसंबर 2018 को यह स्पेसक्राफ्ट आखिरकार बीनू के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल, जिसके साथ ही इसके प्रिलिमिनरी सर्वे फेज की शुरुआत हुई। इस सर्वे फेज के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने करीब 5 बार इसका चक्कर लगाया, जिस दौरान इसके नॉर्थ पोल क्वार्टर और साउथ पोल से होकर गुजरा। प्रिलिमिनरी सर्वे का मुख्य मकसद बीनू एस्टेरॉयड के मास, शिपिंग स्पीड और स्ट्रक्चर का अध्ययन कर इसके शेप का एक गोल्ड मॉडल बनाना था। बीनू एस्टेरॉयड का अध्ययन शुरू करने के बाद वैज्ञानिकों को इसके बारे में कई अनोखी बातों का पता चला। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस एस्टेरॉयड का सरफेस बेहद ही स्मूथ हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से स्पेस डस्ट और रॉक्स से भरा हुआ होगा। पर वैज्ञानिकों को शुरुआती अध्ययन में पता चला कि इसका सरफेस बेहद ही उबड़-खाबड़ है, जहाँ कहीं विशाल रॉक्स और बल्डर्स मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि यह एस्टेरॉयड ज्योग्राफिकली इनएक्टिव होगा, जहाँ कई लाखों सालों से कोई हलचल नहीं हुई है। पर बीनू एस्टेरॉयड के ऑर्बिट में पहुंचने के केवल 1 वीक के भीतर ही स्पेसक्राफ्ट को इसके सरफेस से इजेक्ट होने वाले स्पेस डस्ट और रॉक्स का पता चला, जो कि सूर्य की गर्मी और इसके वीक ग्रेविटी की वजह से स्पेस में जा रहे थे। जिसके बाद ओज़रिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने फरवरी 2019 में अपने डिटेल्ड सर्वे फेज की शुरुआत की। इस फेज के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट कई अलग अलग एंगल से बीनू एस्टेरॉयड के करीब से होकर गुजरा, ताकि यह इसके सरफेस का पास से अध्ययन कर सके। स्पेसक्राफ्ट ने अपने ओटीएस स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग कर एस्टेरॉयड के स्पेस के केमिकल कंपोजिशन को मैप करना शुरू किया। साथ ही इस दौरान इस एस्टेरॉयड के स्पेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना भी शुरू किया, ताकि वैज्ञानिक इसके सरफेस का एक डिटेल मैप तैयार कर सके। इस फेज का मुख्य मकसद सैंपल कलेक्शन के लिए एक सही साइट की पहचान करना था, जहाँ स्पेसक्राफ्ट को इसके सरफेस में मौजूद रॉक्स और बल्डर से कोई खतरा न हो। इस फेज के अंत में वैज्ञानिकों ने सैंपल कलेक्शन के लिए इसके सरफेस में मौजूद 4 अलग अलग साइट की पहचान की, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट बारी बारी से सभी 4 अलग अलग साइट के ऊपर से होकर गुजरा, ताकि यह इन साइट के सरफेस का और करीबी से अध्ययन कर सके। इन अध्ययनों के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने बीनू के नॉर्थ पोल में मौजूद 90 एंगल नामक जगह को सैंपल साइट के तौर पर चुना। ये साइट दूसरे साइट के अपेक्षा रिलेटिवली यंग है, जिसके सरफेस में मौजूद डस्ट और रॉक्स अभी फ्रेशली एक्सपोज्ड हुए हैं। जिसके बाद 20 अक्टूबर 2020 को इसने अपने टच एंड गो मिशन की शुरुआत की। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के सरफेस को टच कर वहां से सैंपल इकट्ठा कर वापस अपने ऑर्बिट पर चला जाता है। एस्टेरॉयड के सरफेस से सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसने विशेष तौर पर डिजाइनिंग किए गए अपने रोबोटिक आर्म को बाहर निकाला। टच एंड गो मैन्यूवर के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट बीनू के सरफेस के करीब गया, जिसके बाद इसके रोबोटिक आर्म ने सरफेस को टच कर वहां से डस्ट और रॉक्स सैंपल को कलेक्ट किया। जब वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि उन्होंने इस मिशन के लिए जरूरी करीब 60 ग्राम सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है,
तो फिर उन्होंने इस सैंपल को अपने सैंपल रिटर्न कैप्सूल में रख दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार बीनू एस्टेरॉयड के फ्लेबी को अंजाम दिया और धीरे धीरे पृथ्वी तक का अपना सफर शुरू किया। 10 मई को स्पेसक्राफ्ट ने अपने मेन इंजन को फायर किया ताकि वे धरती तक अपने सफर के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा सके। करीब 7 मिनट तक अपने इंजन को फायर करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को अपने सफर के लिए जरूरी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल चुकी थी। इस स्पीड और ट्रेजेक्टरी से स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी तक का अपना 321 मिलियन किलोमीटर तक का सफर तय करने में और करीब 2.5 सालों का समय लगेगा। यह स्पेसक्राफ्ट 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसके सैंपल कैप्सूल मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर पृथ्वी के सरफेस तक का अपना खतरनाक सफर शुरू करेगा। धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद इसके कैप्सूल में मौजूद विशेल परचूत खुल जाएगा, जो कि इसकी स्पीड को कम करने का काम करेगा ताकि ये सही सलामत उठट वेस्ट डेजर्ट में लैंड कर सके, जहां वैज्ञानिक पहले से इस कैप्सूल और इसमें मौजूद बीनू के डस्ट और रॉक्स के सैंपल्स का इंतजार कर रहे होंगे। सैंपल कैप्सूल के धरती पर लैंड हो जाने के करीब 6 महीने बाद नासा इन सैंपल्स को दुनिया भर में मौजूद रिसर्च ग्रुप्स को बांट देगा ताकि वो अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन कर सके। सैंपल कैप्सूल के सफलतापूर्वक धरती पर लैंड हो जाने के बाद ओजरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर इस स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त फ्यूल बचा होगा तो फिर ये अपने सेकेंडरी मिशन की शुरुआत करेगा। अपने सेकेंडरी मिशन के अंतर्गत ओजरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को एक और विशाल नियर अर्थ एस्टेरॉयड अफोइस का अध्ययन करने के लिए भेजा जा सकता है, जहां ये 2029 तक पहुंचेगा। यह एस्टेरॉयड सैंपल मिशन भविष्य में स्पेस एस्टेरॉयड माइनिंग मिशन के लिए एक बेस मिशन बन सकता है, जिसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वैज्ञानिक दूसरे एस्टेरॉयड में माइनिंग कर जरूरी मिनरल्स धरती तक ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप इस एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।